ठीक है, देखिए देखिए भैया, तो कांटेक्ट फोर्स भी बता दिया था मैंने, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स क्यों होता है ये बता दिया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने बताया था काइनेटिक, डायनेमिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फिर मैंने एक ग्राफ बनवाया था, आपको याद होगा, और मैंने कहा था कि भैया जब बॉडी मूव करने लगती है तो उस वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम हो जाती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, ये शायद नहीं लिख पाया था मैंने, ठीक है, देखिए ये ग्राफ बनवा दिया था मैंने आपको, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भैया कि आप ये ग्राफ में देखिए, तो इस वाले पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये क्या है भैया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये यहाँ पर क्या है भैया, आपको पता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और नीचे वाला पूरा का पूरा क्या है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं इसको नाम देता हूं O A B, और ये क्या है भैया मान लीजिए C, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, नोट डाउन आपको करना भैया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो किससे ज्यादा होगा भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन से, ये हमेशा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा किससे ज्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से। दूसरा, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। किससे, कैसे, देखिए भैया छोटा कहां से होगा ये, तो भैया जितने हैं ये यहां से यहां तक का, ये क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है ना। ये काइनेटिक वाला क्या है, उससे छोटा है। लेकिन अगर मैं देखूं बड़ा बड़ा, तो भैया देखिए ये वाला ये काइनेटिक है, तो ये नीचे वाले सारे स्टैटिक से क्या होगा, बड़ा होगा। और बराबर कहाँ होगा, तो आपको पता है ये स्टैटिक है और ये क्या है भैया काइनेटिक। तो इन पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के स्टैटिक और काइनेटिक दोनों आपस में क्या होंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा यहाँ पर, कोई खैर बहुत ज्यादा लॉजिकल बात नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। मैंने कहा भैया कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक से क्या होता है हमेशा, काइनेटिक हमेशा नीचे ही होगा इससे, काइनेटिक से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर दोबारा बोला भैया जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी ये वाला फ्रिक्शन, ये ऊपर वाले स्टैटिक से क्या होता है, कम होता है, नीचे वाले स्टैटिक से क्या होता है, ज्यादा होता है, और इस वाले पॉइंट के स्टैटिक के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए। अब देखिए तीसरा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है भैया, लिमिटिंग से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होता है भैया, लिमिटिंग। सबसे छोटा स्टैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया कि काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा ये जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये आपका लिमिटिंग से कम क्यों होता है, याद है, नहीं बताया था क्या मैंने। देखिए देखिए भैया क्या होता है कि क्वेश्चन है वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। अच्छा देखिए, लिमिटिंग में बॉडी आपकी क्या होती है, रेस्ट में होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा तो बॉडी उस वक्त क्या होती है, चल नहीं रही होती है। बॉडी की स्टेट क्या होती है, रेस्ट। बॉडी के पास इनर्शिया कौन सा होता है, रेस्ट। और अगर आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा करके क्या कर रहे हो, बॉडी को मोशन में लाने का प्रयास कर रहे हो। इनर्शिया आपके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और आप उसको चलाने का प्रयास कर रहे हो। इस बार आप इनर्शिया के फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, ठीक है। आपका अप्लाइड फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको मैंने बताया था जब आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन भी क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। लेकिन जब बॉडी चलने लगती है तो क्या होता है, बॉडी चलने लगी तो बॉडी के पास कौन सा इनर्शिया आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्योंकि मैं भी मोशन में रखने का प्रयास कर रहा हूं और इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या कर रहा है, मोशन में रखने का प्रयास कर रहा है। इस बार इनर्शिया मेरे ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी मेरी फेवर में काम कर रहा है। जब मेरे फेवर में कोई दूसरा बंदा काम करने लेगा तो मुझे अप्लाइड फोर्स लगाने की आवश्यकता कम पड़ेगी, ठीक है भैया। और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं लिमिटिंग, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करता हूं जब बॉडी रेस्ट में रहती है, क्या रहती है, रेस्ट में। तो इस बॉडी के पास मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं F1, क्या लगा रहा हूं, F1। बॉडी रेस्ट में तो इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मेरे अप्लाइड फोर्स के ये क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स है, क्या है, अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है और इनर्शिया जो फोर्स लगा रहा है वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। समझ गए? अब देखिए सेकंड केस में जब बॉडी मोशन में होती है तो मेरा अप्लाइड फोर्स क्या है, ये रहा F2, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू इनर्शिया भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा बॉडी मोशन में। फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यानी ये इनर्शिया वाला फोर्स क्या कर रहा है, मेरे को फेवर कर रहा है, मेरे को फेवर कर रहा है। किस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉडी को चलाने के लिए, पहले केस में या दूसरे केस में? यहां पर मेरे को फेवर किया जा रहा है और यहां पर मेरे अगेंस्ट में इनर्शिया। तो इस केस में क्या है, हियर F2 F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी इस केस का जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा होगा और इस केस का अप्लाइड फोर्स क्या होगा, कम होगा। और हम जानते वी नो क्या कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, अप्लाइड फोर्स। मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितने ज्यादा अप्लाइड फोर्स रहेगा उतना क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। सो फ्रिक्शन, इस केस में जो फ्रिक्शन आ रहा है, इस केस में फ्रिक्शन मान लीजिए क्या आ रहा है, F1 आ रहा है, और इस केस में फ्रिक्शन क्या आ रहा है, F2 आ रहा है। सो F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 क्या है, रेस्ट में यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है, और F2 क्या है, मोशन में है, यानी ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। यानी काइनेटिक क्या होता है, इसीलिए स्टैटिक से कम होता है। दोबारा से देखिए, मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। मैंने बोला जब आपकी बॉडी रेस्ट में थी तो इसके पास कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करता है, हमेशा अपने आप को रेस्ट में रखने का प्रयास करेगा। यानी आप अगर फोर्स लगाओगे अप्लाइड फोर्स तो वो आपके अगेंस्ट में फोर्स लगा देगा, ठीक है। इस केस में अगर आप चलाना चाहते हो बॉडी को तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में बॉडी क्या है अभी आपकी, मोशन में है, तो इसके पास कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अपने आप को ये मोशन में ही रखना चाहेगा, यानी फोर्स जो लगाएगा वो इसी डायरेक्शन में लगाएगा, इनर्शिया वाला फोर्स। और मुझे भी क्या लगाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स, यानी मेरे द्वारा इनर्शिया मेरे को फेवर कर रहा है। अब मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी मेरा अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। और आपको पता है अप्लाइड फोर्स कम होने पर फ्रिक्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए कुल ये जो होता है, बॉडी जो रेस्ट में होती है यानी जो स्टैटिक कंडीशन में होती है उस केस में ज्यादा फ्रिक्शन आता है, और जब बॉडी मूव करती है तो उससे कम फ्रिक्शन आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सोच लीजिए, ठीक है। उसके मैंने कॉन्टेक्ट आपको ऑलरेडी बताया था, बॉडी का वेट मतलब जमीन के साथ कितना कांटेक्ट में है। अगर बॉडी का कांटेक्ट जमीन के साथ अच्छा है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्या आएगा, ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए वहां पर फ्रिक्शन क्या आता है, कम आता है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो बॉडी का कांटेक्ट जमीन के साथ क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इस केस में उसका फ्रिक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, लॉ ऑफ, ये जो टॉपिक है आपका, लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो लॉ है वह है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, आपको पहले ही पता ऑलरेडी सारी चीज। देखिए कह रहा है भैया जो ये फ्रिक्शन होता है वो किस पर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कह रहा भैया द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। कह रहा भैया दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में, उनकी जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। चिकनी सरफेस होंगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, अलग होगा। एक उबड़ खाबड़ होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, अलग होगा। दोनों उबड़ खाबड़ होंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन अलग होगा। और किस प्रकार से पॉलिश की गई है फ्रिक्शन, इस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगला कह रहा है भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, दोनों सरफेस के कॉन्टेक्ट के टेंजेंशियल लगता है। कैसा लगता है, जैसे मान लीजिए इसको देखिए, ये वाला एक बॉडी ये रही और वो इस सरफेस पे खड़ी हुई है, और ये क्या है भैया, मोशन में है। किस में है, रेस्ट में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सरफेस का क्या है भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर मोशन उधर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। एफ क्या है, अब आप देख रहे हो एकदम सरफेस के पैरेलल लग रहा है, सरफेस के पैरेलल मतलब टेंजेंशियल, कैसा लग रहा है, और मोशन की उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अगला क्या करे भैया, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड्स इंडिपेंडेंस ऑफ द, देखिए भैया ये बात ध्यान रखना, अब जो मैं बताने आ रहा हूं इसका डायग्राम ये रहा। हमने क्या किया, ये फोन ले लिया, ये फोन लिया, ठीक है, बंद करो इसको।
ठीक है, ये फोन है आपका, ठीक है। अब इस फोन का, इसका फोन का वेट तो फिक्स है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा, ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा रखा, फिर ऐसा रखा, फिर ऐसा रखा। बताओ सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट कहां पर हुआ, इस वाले केस में या इस वाले केस में या इस वाले केस में? सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट वाले केस में था, और सबसे कम एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या था, इस वाले केस में। तो भैया ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि जो फ्रिक्शन है, जो इस केस का फ्रिक्शन है वही इस केस का फ्रिक्शन है, वही इस केस का फ्रिक्शन है। समझ गए भैया? मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो केवल बॉडी के कांटेक्ट फोर्स पे डिपेंड करता है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, वेट होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वेट और कांटेक्ट फोर्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इंक्लाइन प्लेन पर जो आपका कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर जो आपका कांटेक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है भैया, थोड़ा कम हो जाता है वेट से। कंपोनेंट आता है वेट का, याद है ना आपको, एन इक्वल्स टू में mg cos थीटा आता था, याद है? तो उस केस में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए फ्रिक्शन क्या होता था भैया, कम हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप चाहे बॉडी का मास फिक्स कर दिया, कांटेक्ट फोर्स का फिक्स कर दिया, बॉडी को ऐसे रखो, बॉडी का मास क्या है 1 किलोग्राम, ठीक है, बॉडी को ऐसे रखो, ठीक है, मतलब अलग तरीके से रखा गया, इसका मास भी क्या है 1 किलोग्राम। तो इस केस में खींचोगे, फ्रिक्शन क्या आएगा इस केस में, F1, और इस केस में खींच रहे हो अगर तो आपका क्या आएगा, फ्रिक्शन क्या आएगा, F2। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का मास क्या है, सेम है, तो दोनों का कांटेक्ट फोर्स भी क्या होगा यहाँ पर, N1 N2 N2। वेट क्या होगा इसका mg, इसका वेट क्या होगा mg। तो कह रहा है भैया कांटेक्ट फोर्स दोनों का क्या है भैया, सेम है। हियर N1 बराबर में N2, सो F1 बराबर में F2। ये बात पर डिपेंड नहीं करेगा कितना कांटेक्ट एरिया है, ठीक है भैया, ज्यादा हो या कम हो, अगर दोनों का भैया कांटेक्ट फोर्स यानी N1 N2 आपका बराबर है तो क्या होगा भैया, फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा। वही लिखा हुआ है, कह रहा है भैया द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। कितनी सरफेस कांटेक्ट में इस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है भैया, कांटेक्ट फोर्स पे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, N1 या N2। दोनों बॉडी का N1 N2 अगर सेम है तो फ्रिक्शन भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगला और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा भैया जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैंने बता दिया आपको, किस पे डिपेंड करता है भैया, कांटेक्ट फोर्स, जिसको मैं N से लिखता हूं या कभी कभार R से भी लिख देता हूं। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये हर सरफेस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। म्यू क्या है, यहाँ पर लिखा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और देखा गया जितना ज्यादा कांटेक्ट फोर्स उतना ज्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है भैया, यही लिखा होगा, कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कांटेक्ट। ठीक है भैया, तो ये आपको लिखना, ये पहले ये लिखना, ये सब ये मत लिखना, ठीक है, सीधा ये लिख देना ये डायरेक्टली, और उसके बाद ये जो ये कोएफिशिएंट कौन सा है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया और बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ, सेम लॉ है, बस एक लॉ बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेम लॉ है। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन हैज द कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है भैया, काइनेटिक में क्या होता है, बॉडी मूव कर रही है, मूव करिए यानी दोनों सरफेस के बीच में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगला क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि कितना सरफेस आपस में कांटेक्ट में, किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट फोर्स पे। एक ही बात है ना, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और एरिया ऑफ जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके ग्रेप्टा मार दे, नहीं आ रही है क्या, निकाल दूं, ठीक है भैया। और एक बात और है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी वेलोसिटी। वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, गाड़ी चलने लगे चाहे तेज चले चाहे स्लो चले, फ्रिक्शन क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ना तो बहुत कम होनी चाहिए स्पीड और ना बहुत मीडियम में, मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशन चलेगी। ठीक है, अगला कह रहा है भैया जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे भैया, नॉर्मल रिएक्शन यानी कांटेक्ट फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है,
देखिए कह रहा है जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन वो डिपेंड करता है भैया कांटेक्ट फोर्स पे, और एफ के इक्वल्स टू में यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, इसे क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया ठीक है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अलग अलग सरफेस जो कांटेक्ट में होती है उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, समझ गए भैया। आगे बढ़े, कुछ भी नहीं है, सब तुच्छ टॉपिक है यार, ठीक है चलो। अब आता है भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है भैया। ये टॉपिक थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आपको रिजल्ट वाला फॉर्मूला आता है, रिजल्ट वाला फॉर्मूला, रिजल्टेड वाला फॉर्मूला, हाँ एक आध बार बना दूं क्या, क्योंकि लिमिटिंग और स्टैटिक का तो सेम है, क्योंकि लिमिटिंग और स्टैटिक कंडीशन में बॉडी क्या होती है, रुकी रहती है, तो इसलिए दोनों के लिए एक ही लॉ है, ठीक है। काइनेटिक में थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या होती है, मोशन में। अब देखिए भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले समझिए इसको, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब आता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, क्योंकि अच्छा फ्रिक्शन कब आता है आपको पता है, मैंने बताया था, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, एक रेस्ट में बॉडी पड़ी है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक बॉडी नॉर्मली पड़ी हुई है उसके ऊपर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया वैसे ही क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो तभी आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तभी क्या आता है। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ये बॉडी है आपकी, ठीक है, ये क्या भी है उसका वेट है, और ये क्या है भैया कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा आपने फोर्स अप्लाई कर दिया इसको, यहां पर आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, अप्लाइड, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या लगने लगा भैया पीछे की तरफ, फ्रिक्शन, क्या आ गया भैया, फ्रिक्शन आ गया। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, अब इन दोनों का रिजल्ट जो रहेगा वो कहां आएगा, इनके बीच में कहीं पे, ये है आर, क्या है रिजल्ट ऑफ किसका है, फ्रिक्शन का एंड नॉर्मल रिएक्शन का, किसका किसका रिजल्ट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, इनका रिजल्ट है। तो कह रहा है भैया जो रिजल्ट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन्हीं के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहते हैं इसको। अब इसका काम क्या है, थीटा ही क्या कहलाता है भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा भैया, इसे क्या कहते हैं, थीटा को क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जैसे ही मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, वैसे क्या नहीं लगा, फ्रिक्शन, ठीक है। तो एन और फ्रिक्शन का जो रिजल्ट है आर, क्या है, रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट जो है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल। इसका काम क्या है, मतलब क्या है इसका, देखिए भैया आपने देखा कि आपने फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन नहीं आया, फ्रिक्शन नहीं आया, तो ये जो रिजल्ट रहेगा ये भी आपका नहीं आएगा, यानी थीटा क्या होगा उस वक्त, जीरो। थीटा क्या होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां पर फ्रिक्शन नहीं है वहां पर आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब मैं एक ऐसी सरफेस पे लेके चला गया इस बॉडी को जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, कहां लग रहा है, मैंने उसको चलाया, तो ये एंगल क्या होगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर जहां पर फ्रिक्शन नहीं है वहां पर इसकी वैल्यू जीरो है, तो जहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यही बताता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसी भी सरफेस के फ्रिक्शन को बताता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो सरफेस उतना ही ज्यादा क्या करेगी, फ्रिक्शन ऑफर करेगी, और जहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है वहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है भैया, कम होता है। समझ गए भैया। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक पैरामीटर है जो कि सरफेस और दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू को बताता है। समझ में बात नहीं, तो क्या है भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या भैया, फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा इसका मतलब वहां पर सरफेस भी क्या है, सरफेस के दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में उनके बीच में फ्रिक्शन क्या है, उतना ही ज्यादा हो। समझ गए भैया, ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब आता है, जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो, अप्लाइड फोर्स जीरो रहेगा तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो रहेगा, और ये फ्रिक्शन जीरो रहेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये एंगल क्या होगा, जीरो रहेगा। थीटा ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा,
और थीटा कम तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम। कोई दिक्कत तो नहीं है ये। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन एन एंड आर। आर क्या है, रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये भी है, ये उसके बीच का एंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती है। तो नाउ आपको पता भैया ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं इधर की साइड में बना रहा हूं। ये क्या है भैया आपका, एन है। ये क्या है, एन है। ये क्या है, आर है। और ये क्या है, थीटा है, ठीक है। ये इधर क्या होगा, इधर फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आपको पता फ्रिक्शन तो नीचे है। इसी के पैरेलल मैंने बना दिया, बन गया क्या, क्या बन गया आपको, ट्राइंगल दिख रहा है, क्या बन गया। आपको पता ना फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी थी, ये ब्लॉक था, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा था, रिजल्ट ऐसे था। तो आपको पता है ये अगर एफ है तो ये लाइन भी क्या होगी, फ्रिक्शन ही तो होगी, पैरेलल इक्वल वेक्टर से, याद है, ठीक है। तब देखिए भैया tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इस ट्राइंगल में देखिए तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एफ है। और बेस क्या आपका, बेस क्या है भी आपका, एन। समझ गया, ठीक है। अच्छा तो tan थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स एफ अपॉन में एन। होता क्या है ये, अब देखिए भैया, अभी मैंने बताया था एफ इक्वल्स टू में म्यू एन होता है। एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एन होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप क्या लगाते हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ बाय में एन। हम इसे करेंगे देन थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स एफ बाय में एन की वैल्यू क्या है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा, ठीक है भैया। ये एक्सप्रेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। क्या बताता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बताता क्या है,